नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। अभी हम इस समय पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में हैं और यहाँ पर जैसे कि मालूम है कि पूरे विश्व के साहित्यकार, लेखक, प्रकाशक, पाठक भी आ रहे हैं, यहाँ पर पुस्तकें देख रहे हैं, खरीद रहे हैं और अपने अपने मूर्धन्य साहित्यकारों को, जिन्होंने कालजयी साहित्य लिखा है, जिनको वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, उनकी पुस्तकें भी खरीद रहे हैं। तो हम इस समय राजपाल एंड सन्स के पुस्तकालय में हैं, क्योंकि दुकान या इसको स्टोर कहते हैं, लेकिन हम हिंदी को ज़्यादा वो कहते हैं। तो हम वहाँ मीरा जौहरी जी से हम बातचीत कर रहे हैं। इनके 100 वर्षों का सफलतम जो श्रेष्ठ प्रकाशन परंपरा रही है, उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो मीरा जी नमस्कार। नमस्कार। पुस्तकों के बारे में आप अपनी 100 वर्षों की जो सफलतम यात्रा है, संक्षिप्त में आप बताएं। कब कब बदलाव, कैसे कैसे साहित्य में, लेखन में किस तरह से बदलाव हुआ, आपके प्रकाशन में किस तरह की गतिविधियां और समृद्धि हुई। राजपाल एंड सन्स की स्थापना 1912 में लाहौर में हुई थी। मेरे दादाजी महाशय राजपाल जी ने की थी। क्या और वहाँ वो अनारकली बाज़ार में स्थित थे। शुरू में ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें ही होती थी, धार्मिक और कुछ एजुकेशनल कह लीजिए, लेकिन वो एक पायनियर पब्लिशर भी थे। उन्होंने उस समय बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग पर भी किताबें प्रकाशित की। जाहिर है वो अंग्रेज़ी से अनुवाद थे, लेकिन उस समय के समाज में ऐसी पुस्तकें का प्रकाशन करना और लोगों के लिए लाना एक बहुत दिखाते कि वो कितने प्रगतिशील उनके विचार थे। खैर, उनका बहुत जल्दी, छोटी उम्र में ही उनका निधन हो गया था। और फिर कुछ वर्ष कठिन थे पार्टीशन से पहले, क्योंकि अभी उन परिवार में उनके जो बच्चे, मतलब मेरे पिताजी छोटे थे। फिर 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो अब हम, मेरे पिताजी विश्वनाथ जी, जैसे सभी के साथ अमूमन हुआ कि पार्टीशन में उनको भारत में आना पड़ा, जो बाद में जाके भारत बना। पहले तो सारा ही एक गढ़ था बिल्कुल, साहित्य का, संस्कृति का, किसी भी चीज़ का कह लिए, कल्चरल सेंटर था। इसलिए कहते हैं जिन्होंने लाहौर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो असगर जी के। हाँ, मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि लाहौर को हमेशा वो याद करते थे। खैर, पार्टीशन हुआ तो लाहौर छूटा, तो नए सिरे से फिर यहाँ पे बहुत सालों का संघर्ष और के बाद इन्होंने मतलब उसको दोबारा पैरों पे खड़ा किया। और फिर जब दिल्ली में आए तो इसकी जो पुस्तकें जो पहले धार्मिक ज़्यादा थी, अब ये साहित्य की तरफ इसकी रुचि हुई। और पार्टीशन के बाद ही चाहे बच्चन हो, आचार्य चतुर्सेन हो, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, दिनकर, अगे, इन सब को प्रकाशन इनका शुरू किया। और फिर आते आते जो नई कहानी के भी लेखक, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, तो इसी प्रकार साहित्य में जुड़ाव हुआ। और मुझे ये कहकर जब मैं आपसे ये बताती हूँ कि जो किताब आज से, मान लीजिए आषाढ़ का एक दिन, मेरे ख्याल इसको 50 साल से ऊपर हो गए छपते हुए, लगातार छप रही है। और एक नहीं, हमारी अनेक किताबें हैं जो पहली बार जब छपी उसके बाद निरंतर बिना किसी इंटरवल के लगातार छप रही हैं। तो ये साहित्य में राजपाल एंड सन्स इस प्रकार स्थापित हुआ। और फिर जब मैं करीबन आई थिंक 2015 या 2010 से फिर मैं इसमें लगातार मैं भी इसमें सहयोग दे रही हूँ। और अब तो क्योंकि पिताजी का देहांत हो चुका है, 2013 में हो गया था, तो अब तो मैं ही इसको पूरे को देख रही हूँ। और अब साहित्य भी रह रहा है हमारे साथ, वो तो एक कड़ी है, हमारी परंपरा है जिसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। क्या बात, ये बहुत अच्छी बात। क्योंकि साहित्य ही है जो कालजयी होता है। आप चाहे प्रेमचंद देख लीजिए, आप फैज़ देख लीजिए, साहिर लुधियानवी देख लीजिए, बच्चन देख लीजिए, दिनकर देख लीजिए,
तो साहित्य के साथ साथ हमने और भी चीज़ें जोड़ी, जैसे शब्दकोश हमारे पास बहुत सारे हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी के देख रेख में तैयार किए। फिर हमने बीच में कुछ इंग्लिश भी किया है, अंग्रेज़ी, डॉक्टर कलाम की बहुत सारी किताबें हैं जो हमने की हैं। अंग्रेज़ी कम ही है, लेकिन इस साल है कि अंग्रेज़ी को भी थोड़ा और बढ़ावा देंगे। तो ये मीरा जी, आपने वो आदिकाल, आधुनिक काल और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सभी जो भाषाओं की पुस्तकें आपकी आ रही हैं और भाषाओं को आपने जिंदा रखा है, भारतीय भाषाओं को। हिंदी भी आप जैसे प्रकाशन से हिंदी बहुत बढ़ रही है, पूरे विश्व में जा रही है। तो ये जो इतना पुराना प्रकाशन है, एक व्यापार होता है जहाँ पर लाख का होता है, फिर करोड़ों, फिर अरबों हो जाते हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ उसको बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का व्यापार नहीं है, ये एक संस्कृति, संस्कार, भाषा को बढ़ाने का है। तो क्या ये जो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी उतनी ही रुचि से, उतनी ही ध्यान से और उससे बढ़ाती है उसको? मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे दादाजी ने बढ़ाया है इसको, बिल्कुल। हाँ, और मैं ये मानती हूँ कि आपने दो बातें कही कि ये क्या व्यापार और संस्कृति। देखिए, कई बार ये गलतफहमी होती है कि पुस्तकों का ये जो है प्रकाशन व्यापार नहीं है। देखिए, व्यापार तो है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आपको पुस्तकों से प्रेम नहीं है और पुस्तकों में रुचि नहीं है तो ये व्यापार आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अन्य व्यापारों की तरह इसमें उस तरह का आप बढ़ावा नहीं देखते और उस तरीके का जो स्केल होता है बहुत मुश्किल है। तो अगर आप केवल व्यापारिक रूप से करें तो शायद किताबें करें, लेकिन फिर साहित्य मत करें, फिर आप टेक्स्ट बुक्स करें, दूसरे प्रकार की करें। तो मुझे लगता है कि किताबों से एक प्रेम, एक जुड़ाव हो, तभी आप इसमें आनंद लेंगे। व्यापार तो आप शायद तब भी कर लेंगे, लेकिन आनंद से नहीं करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब इसका जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जब एक पांडुलिपि को लेके वो किताब में जब होती है और मैं पाठक के रूप में देखती हूँ, अच्छा इस किताब का मैंने ऐसे सोचा था। तो वो एक उसमें अगर आप डूबेंगे नहीं, उसमें आप रस नहीं लेंगे तो ठीक है, एक व्यापार है, उस तरीके से करें। पर एक बार आपने सवाल और पूछा कि जो अगली पीढ़ी, मेरा बेटा प्रणव वो भी इसमें मेरा साथ देता है, आज है नहीं, अभी उसकी मीटिंग्स चल रही हैं, तो वो पूरा सक्रिय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको आगे ले जाएगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष शेयर करता हूँ। जी बताइए। मैं प्राइमरी के समय से आपकी जो कश्मीरी गेट में शॉप थी, वहाँ पर आकर इन सब लेखकों की किताबें ख़रीदता था, और वो मतलब महीने 2 महीने का पॉकेट मनी से आता था। सस्ती थी फिर भी, पर पॉकेट मनी उससे भी कम थी। सही बात है। तो जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो ये प्रकाशन है 1929 में इसके संस्थापक एक दुर्घटना के शिकार हुए। उस समय पर परिवार दुर्घटना से वैसे ही टूट जाता है, तो वो ऊर्जा कहाँ से, क्योंकि आपको आपके पिताजी ने कुछ शेयर किया होगा, मैं चाहूँगा कि मेरे पिताजी उस वक़्त मात्र 9 साल के थे, 9 या 10 साल के। संयोग है, खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि मेरी दादी माँ शिक्षित थी, जो कि उस समय लोग शिक्षित नहीं होते। तो वो फिर उनको उनके परिवार वालों ने, उनके फादर ने सपोर्ट किया, तो वो थोड़े दिनों बाद जो दुकान थी वहाँ जाके पीछे बैठने लग गई, और जो हमारे पुराने दुकान के व्यवस्थापक थे उन्होंने संभाला। जाहिर है किसी तरह चलता रहा होगा, व्यापार तो नहीं चला होगा जब इतनी एक दुर्घटना हो जाए और ये परिवार भी ऐसे हो। पर फिर जब पिताजी कॉलेज तक पहुँचे तो वो कहते फिर जब मैं कॉलेज में था तो मैं सुबह कॉलेज जाता था और शाम को, क्योंकि वो भी ज़रूरी था कि वो काम चलता रहे। जुनून आ गया होगा। जुनून कहिए, ज़रूरत कहिए, बट वो आखिर जुनून ही बन गया, क्योंकि मेरे पिताजी पूरी तरह इसमें समर्पित थे, लीन थे, और खुद वे बाद में उन्होंने बहुत कविता भी लिखी। और तो उनको पढ़ने, वो तो कहते थे कि मेरा सबसे बड़ा सुख ये है प्रकाशक होने का कि जो मैं किताब छापता हूँ मैं उसका पहला पाठक हूँ। तो सब उनकी किताबें जो उन्होंने छापी थी लगभग सभी पढ़ के
छापी हैं। मीरा जी, एक जो प्रतिष्ठित प्रकाशन है आपका इतने वर्षों से, आज भी वही इसकी एक प्रतिष्ठा है कि कोई भी लेखक या ऑथर ये चाहता है कि यार राजपाल एंड सन्स से अगर पुस्तक आ जाती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा राइटर हो जाता है। ये बात सही है, उसकी लेखनी होती है, लेकिन एक प्रकाशन भी होता है कि किस प्लेटफॉर्म से आप जा रहे हैं। तो इस तरह की ये जो एक ब्रांड, उसको बचाए रखना, उसकी प्रतिष्ठा बचाए रखना, वो बढ़ाना, तो ये आपके लिए कोई चुनौती होती है? और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जब भी कोई लेखक आपको पांडुलिपि भेजता है, उसकी शर्तें, उस तरह से किस तरह से उसका प्रचार प्रसार, किस तरह से वो बेस्ट सेलर में आती है, क्या होता है, इस तरह पे थोड़ा सा बताएं। देखिए, प्रकाशक अपनी किताबों से ही जाना जाता है। कौन, मेरे को कोई नहीं जानता, किताबें जानते हैं। तो इसका पहला है कि किताबें कौन सी आप चयन करेंगे छापने के लिए, क्योंकि वो आपकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है। बहुत सारी किताबों को मैं मना भी करती हूँ, चाहे वो बाद में बेस्ट सेलर हो, क्योंकि मेरे अपने कारण होते हैं। तो पहली बात है कि किताब का चयन सही हो, हर बार अपनी सोच। बीच में बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लेखक कई प्रकाशकों के पास जाता है और उसको वो मना कर दिया जाता है, और उसके बाद वो पुस्तक विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो। बिल्कुल, इससे ऐसा भी होता है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण तो J.K. राउलिंग है, जो हैरी पॉटर। तो प्रकाशक भी, हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने अनुभव से सीमित है। अब राउलिंग जैसा तो मतलब हैरी पॉटर जैसा कोई फिनोमिना तो हुआ नहीं, पर उसको भी है, आप पढ़ें तो कितने प्रकाशकों ने मना किया। तो उसमें कोई, उसको आप क्या कहोगे कि आपकी प्रक्रिया? मैं तो कह रही हूँ ना, कई बार मैं किताब मना कर देती हूँ और कहीं और बहुत हिट हो जाती है, फिर लगता है अरे गलत किया, या कई बार लगता है नहीं मेरा निर्णय सही था, हमारे यहाँ से मैं नहीं चाहती वो पुस्तक प्रकाशित हो। जैसे मैंने कहा, कोई अपने कारण हो सकते हैं, कुछ उसमें ऐसी चीज़ है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, कई चीज़ें होती हैं। तो आप, जी, तो आपने पूछा कि आप कैसे इसका ब्रांड को बचाए रखते हैं। जैसे एक प्रथा है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वैनिटी पब्लिशिंग, कि लेखक पैसे दे के छपवाता है। हम वो कभी नहीं करते, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता रखना चाहती हूँ कि मैं क्या छापूँगी, और मैं किसी से पैसे लेके हम नहीं छापते कि कोई भी आ जाए, ये पांडुलिपि है, हम इतने पैसे देंगे। तो जो नए प्रकाशन आ गए हैं वो तो धंधा, मुझे नहीं पता, मैं उन पे नहीं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, धंधा तो ठीक है। देखिए, धंधा या व्यापार तो ये भी है, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, लेकिन उसके साथ आप अपनी जो एक परंपरा है, अब 112-13 साल हो गए, मुझे बहुत उसका, मैं उसके प्रति बहुत सतर्क हूँ कि मुझे वो उसको बढ़ाना है, उसको डाइल्यूट नहीं करना। तो इसलिए किताबों का चयन पहली बात। दूसरी चीज़, किताब बनाने की प्रक्रिया, कि किताब में कोशिश मेरी ये होती है कि कोई गलती ना जाए किसी भी प्रकार की, फैक्ट की, कोई प्रूफ रीडिंग की वो नहीं जाए, क्योंकि किताब जब पाठक के हाथ में जाती है तो वो पता नहीं कितने 50 साल रहेगी, और उसमें कुछ गलत चला गया तो वो गलत ही उस बात का प्रचार होता रहेगा। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि किताब की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, गेटअप है, लुक है, वो कैसा हो, वो आकर्षक हो और समय के साथ हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप इसको कह रही हैं कि आप भी धंधा कर रही हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैडम, आज हम ये बात जानते हैं कि लाखों पुस्तकें निकलती हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी होता है, नेता होता है, उसको एक पुस्तक या लेखक बनने का शौक़ होता है, और पुस्तकें निकल जाती हैं, और हो सकता है कि उसके परिवार वाले ही उसकी पुस्तक ना पढ़ें। अगर आप इसको धंधा अगर करती तो लाखों करोड़ रुपए आपको आ सकता है, क्योंकि आपका ब्रांड है। नहीं, देखो, धंधा मतलब देखो, हाँ, हम धंधा को नकारात्मक रूप से नहीं दें। हाँ, व्यापार है भाई, बिजनेस है, उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, बिजनेस है, मतलब नियम कानून हम कोई धर्मार्थ तो कर नहीं रहे, ना कोई हम चैरिटी कर रहे हैं, इसमें बहुत स्पष्टता है। लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियां तो हैं, वो सबके लिए होती हैं, हर बिजनेस में होती हैं चुनौतियां। अच्छा। तो किस बिजनेस में नहीं है? आपके हर रोज बिजली का बिल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल के बढ़ने से सब कुछ बढ़ता है, वो तो है ही चुनौती। अच्छा, लेखकों में क्या बदलाव, नई युवा पीढ़ी के लेखकों में क्या नयापन देख रहे हैं, उनकी सोच में, उनके लेखन में, उनके उसमें? देखिए, जाहिर है जो नई पीढ़ी है वो अपने परिवेश से, अपनी नई सोच, नई ऊर्जा से आ रही है। एक तो ये चीज़ है, और वो नए नए विषयों पे भी लिख रहे हैं।
यहाँ पे ये इंटरनेट का दौर है, तो कई लेखक ऐसे आते हैं कि कुछ थोड़ा सा लिख लिया इंटरनेट पे, एक ब्लॉग बना लिया, तो सोचते हैं कि वो लेखक हो गए। तो ये भी उनको समझाना पड़ता है, भाई वो मीडियम दूसरा है, पुस्तक या प्रकाशन का मीडियम दूसरा है। और तीसरी बात ये है कि जो ये नए लेखक आ रहे हैं वो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे अपनी पुस्तकों का प्रचार करने के लिए, ये एक फ़र्क है। लेकिन जो एक कमिटमेंट पहले होती थी लेखन में कि बरसों बरस एक पांडुलिपि पे लगे रहते थे, वैसी शिद्दत कम लेखकों में मुझे दिखती है, पर है, बहुत है, और वो लेखक बहुत दूर तक जाएंगे। हमने भी प्रकाशित किए हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगी, बट वो सही माने में लेखक हैं जो अपने कंटेंट और अपने क्राफ्ट को लेके बहुत कमिटेड हैं, बहुत उस पर मेहनत करते हैं। एक एक शब्द, एक एक विराम, एक एक अर्धविराम कहाँ जाएगा, पूरी उनका ध्यान रहता है। असल में वही लेखक होता है जो एक उस तरीके से लिखे। मेरा ये अंतिम प्रश्न है आज। मेरे पिता जो है उनको अगर मैं कहता था कि मैं राजपाल एंड सन्स की ये किताब ले रहा हूँ या आत्माराम एंड सन्स की ले रहा हूँ, तो पैसे तुरंत मिल जाते थे। तो आज के लेखकों के लिए आप कोई 2-3 ऐसे टिप देना चाहेंगे कि जिससे कि पेरेंट्स के मन में उनके पुस्तकों के प्रति ये भाव हो कि हमारा बच्चा इसकी किताब पढ़े? थोड़ा इसको और विस्तार कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे स्पष्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इनमें से मैं बहुत लेखकों से मिला हूँ, कमलेश्वर से, जैनेन्द्र से, अज्ञे से, दिनकर जी से, बहुत से मिला जबकि बहुत छोटा था। तो मेरे पिताजी मुझे हर कवि सम्मेलन में भी ले जाते थे, और ये सन्निधि में बहुत सारे गांधीवादी लेखक रहते थे इसके गांधी दर्शन के सामने। तो जो आपने अभी जो विषय छेड़ा है, यही बात 77 के कवि सम्मेलन में भवानी प्रसाद कृष्ण ने कहा था। उन्होंने कहा था कि डूबता चांद, उगता सूरज, बंद मकान, खुली दुकान, इसके अलावा कविता नहीं बची है, देश में समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। तो जो व्यथा उन्होंने उस दिन व्यक्त की थी वही आपने आज कही है। तो अब आप इस जगह पे हैं जहाँ आपकी बात को बहुत लोग गंभीरता से लेंगे, क्योंकि हमारे इसमें भी विश्व हिंदी अकादमी में भी बहुत उदयमान लोग हैं। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि कोई 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर कोई मतलब सर्वकालीन लेखन करना चाहता है तो उसे किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है? अच्छा, ये अब मुझे समझ हो गया। पहली बात तो भाषा पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। भाषा गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखिए बोलचाल में तो हिंदी अंग्रेज़ी बोल ली, कहीं गलत व्याकरण भी बोल दिया, किताब में नहीं चलता, क्योंकि ये कोई मैगज़ीन नहीं है कि जहाँ पे इंग्लिश बोल लोगे। तो पहली बात तो भाषा पे आपका पूरा ज्ञान और आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि आप विषय वो लें, किसी के कहने पे मत लें, जो आप जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हों। क्योंकि किताब भाई कोई ये आपको स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं ना कि इस विषय पे एस्से लिखो और इस पे चिट्ठी लिखो और इस पे 4 लाइनें लिखो। ये तो जब तक आपके मन से नहीं वो बात निकलेगी। जैसे कल कोई आए थे, जी आपने मेरी पांडुलिपि रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा हाँ, इस कारण की। तो मैं क्या लिखूं? मैंने कहा ये मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? ये तो आप सोचो ना कि आपके मन में कुछ है कहने को बात। इसको मैं 2 वाक्यों में समाप्त कर देती हूँ जो मैं सोचती हूँ कि मेरी समझ है अपनी प्रकाशन के बारे में। नंबर 1, आपके पास कुछ कहने लायक बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आप उस बात को कहने की कला होनी चाहिए। यही 2 बातें हैं इसमें, और कोई तीसरी बात नहीं है। इसी में सब कुछ आ गया। मीरा जी, अभी बंगाल यानी कि कलकत्ता में पुस्तक मेला था, फिर लखनऊ में था, लाखों लोग आए, करोड़ों की पुस्तकें बिकी, ऐसा पढ़ा था अखबार। जी जी। तो ये विश्व पुस्तक मेला में भी लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों की पुस्तकें बिकेंगी या बिकती हैं? सर ज़रूर, जाहिर है बिकती हैं, पर ये फिगर्स मेरे पास नहीं है। ये तो NBT, देखिए इतने स्टॉल हैं, इतने आप आए ना, लोग हैं इतने। आपके यहाँ कैसी बिक रही हैं? अच्छी बिक रही हैं। एक कारण है, मैं बता दूं, मैं यहाँ के बुक फेयर में यहाँ क्यों आती हूँ हर रोज़, क्योंकि मुझे
ऊर्जा मिलती है जब मैं असल के पाठक को देखती हूँ, क्योंकि अपने ऑफिस की चार दीवारी में तो कई बार मैं भी सोचती हूँ कौन ये किताबें खरीदता होगा, पर जब मैं देखती हूँ किसने कोई फलानी किताब उठाई, वो उठाई, पढ़ा, नहीं भी खरीदा, रख दिया, और ख़रीदा भी, तो उससे लगता है, और मुझे भी बहुत, जैसे मैंने कहा, ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हाँ भाई हैं पाठक, पढ़ने वाले, खरीदने वाले। तो बिकती हैं, अब क्या फिगर्स है वो तो पता नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।